Assalamualaikum. Today we will start the third lecture of the current lecture series Fuel Chemistry. The content used in the video is given through the link in the description of the video. So today lecture is about oil extraction and recovery. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कंट्रोवर्सी को स्टडी किया था, जो कंट्रोवर्सी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दरमियान में, और हमने एंड पे कंक्लूजन निकाला था कि जो पेट्रोलियम है वो बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो आज हम देखेंगे ऑयल की एक्सट्रैक्शन हम किस तरह से करते होते हैं, ठीक है, ऑयल की एक्सट्रैक्शन और उसकी रिकवरी। तो सबसे पहले बात करते हैं विच लैंड हैज़ ऑयल, कि किस तरह की ज़मीन के अंदर जो ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो ऐसी सॉइल, ठीक है, द सॉइल डैट हैज़ मोर टेक्सचर ऑफ ऑयल, इस तरह की जो ज़मीन सॉइल जिसके अंदर ऑयल का टेक्सचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते होते हैं, इस तरह की ज़मीन में ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है। मिट्टी जिसके अंदर ऑयल का टेक्सचर बहुत ज़्यादा होता है, इस तरह की सॉइल के अंदर, इस तरह की ज़मीन के अंदर ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हमने चेक करना है कि आया कि यहाँ पे पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल का ज़ख़ीरा है या नहीं है, तो क्या किया जाता है कि एक गोली को बुलेट को शूट किया जाता है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि आया कि यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल इससे भी जरूरी टेक्नोलॉजी है कि हम वेव्स को सेंड करते होते हैं, ठीक है, डीप इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ के अंदर, और उसको एनालाइज करते होते हैं कि आया कि यहाँ पे ऑयल है या नहीं। अगर यहाँ पे ऑयल का ज़ख़ीरा होगा तो फिर हम ड्रिलिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। इन एनालिसिस के बाद जो से होते हैं फर्दर स्टेप चाहिए होते हैं ऑयल को रिकवर करने के लिए। अब क्रूड ऑयल को रिकवर करने के लिए मेन 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी रिकवरी, देन उसके बाद होता है सेकेंडरी रिकवरी, और उसके बाद होता है टर्शियरी रिकवरी। जो टर्शियरी रिकवरी होती है उसको हम इनहांस्ड रिकवरी भी कहते होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, नंबर 1 पे है प्राइमरी रिकवरी, ठीक है। प्राइमरी रिकवरी के अंदर क्या होता है कि जब हम ड्रिलिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं तो हाई प्रेशर वगैरह की वजह से जो ऑयल होता है वो ज़मीन की सतह के ऊपर आ जाता है पाइप्स के थ्रू, और इस तरह की रिकवरी को हम कहते होते हैं प्राइमरी रिकवरी। और प्राइमरी रिकवरी के थ्रू जो ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है वो ओनली 10 to 20% होती है, ठीक है। प्राइमरी रिकवरी यानी कि प्राइमरी रिकवरी होती किसकी वजह से, हाई प्रेशर की वजह से होती है, और प्राइमरी रिकवरी से ओनली 10 to 20% ऑयल की एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो इस तरह से होता है कि हम जिस पार्ट पर ड्रिलिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम हाई प्रेशर अप्लाई करते होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑयल होता है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, ठीक है, ऑयल ऊपर आ जाता है। और इस तरह की रिकवरी को प्राइमरी रिकवरी कहते हैं, और प्राइमरी रिकवरी से ओनली 10 to 20% ऑयल ऊपर आता है। उसके बाद हमें जो सा हमारे पास ऑयल रिकवर हुआ है वो ओनली 10 to 20% है, अभी 80% ऑयल की एक्सट्रैक्शन बाकी है, ठीक है। अगर प्रेशर लो होगा तो ओनली 10% एक्सट्रैक्शन होगी, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो 20% तक एक्सट्रैक्शन की जा सकती है प्राइमरी रिकवरी से। तो चूंकि अभी 80% हमने रिकवरी और करनी है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ता है जो कि है सेकेंडरी रिकवरी। अब सेकेंडरी रिकवरी में क्या करता है, जब ड्रिलिंग हम कर लेते हैं प्राइमरी रिकवरी में, तो हम क्या करते होते हैं पाइप्स के थ्रू वाटर को ऐड करते होते हैं रेजरवॉयर के अंदर जो हमारा ज़ख़ीरा है। तो उसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है। तो वाटर को जब ऐड करते हैं तो इसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि बिलियंस ऑफ गैलन वाटर चाहिए होता है, वाटर की बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है। तो सेकेंडरी रिकवरी हमेशा ऐसे जगह पे की जाती है जहाँ पे पानी का ज़ख़ीरा मौजूद हो, ठीक है, क्योंकि इसके सेकेंडरी रिकवरी के लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। हम पानी को ऐड करते हैं रेजरवॉयर के अंदर थ्रू द पाइप्स, और जिसकी वजह से जो सा होता है ऑयल क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। और हमें पता है ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ऑयल की कम डेंसिटी होने की वजह से ऑयल अपवर्ड मूवमेंट शो करता है और ऑयल ऊपर आ जाता है, ठीक है। इस तरह हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से हम वाटर को ऐड कर रहे हैं, और हमें पता है ऑयल और वाटर एक दूसरे में इनमिसिबल होते हैं, और ऑयल जो सा होता है यहाँ से ऊपर आ जाता है और हम इसको कलेक्ट कर लेते होते हैं। अच्छा जी, नीचे लिखा हुआ है बट नो मोर वाटर इज एडेड, हम ज़्यादा पानी को ऐड नहीं करेंगे इससे ज़्यादा, क्योंकि इसकी वजह क्या है कि जो रॉक्स वगैरह जो मटेरियल होगा वो भी डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, और फिर हमें सेपरेशन में क्या होगी, डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी। तो सेकेंडरी रिकवरी के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है टर्शियरी रिकवरी और इनहांस्ड रिकवरी। अब ये जो से टर्शियरी रिकवरी है इसको हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म नहीं करते, इट इज़ टोटली थ्योरेटिकल। अब ये थ्योरेटिकल क्यों होती है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने 2 तरह की रिकवरी पढ़ी है। पहले हमने प्राइमरी रिकवरी देखा, और प्राइमरी रिकवरी के अंदर हमने प्रेशर की मदद से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ऑयल हमारे पास उतना ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट शो करेगा। सेकेंडरी रिकवरी के अंदर हमने वाटर को ऐड किया था रेजरवॉयर के अंदर, और जिसकी वजह से ऑयल और वाटर एक दूसरे में इनमिसिबल थे और ऑयल ऊपर सरफेस पे आ गया था। अब जो टर्शियरी रिकवरी है, टर्शियरी रिकवरी के अंदर हम बेसिकली स्टीम को यूज़ करते हैं, भाप को यूज़ करते होते हैं। अब इसके 2 तरीके होते हैं। नंबर 1 पे क्या है जी, व्हेन स्टीम इज एडेड then due to the long distance of piping this steam again converted into water due to condensation। अब हमें पता है कि अर्थ के नीचे हीट बहुत ज़्यादा होती है, मैग्मा की वजह से जो पिघला हुआ मादा होता है,
तो जब हम स्टीम को ऐड करते होते हैं तो होता क्या है कि जो स्टीम होती है वो कंडेंसेशन की वजह से दोबारा से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो वही सिस्टम हो जाता है सेकेंडरी रिकवरी वाला। तो हम क्या करते होते हैं जब वाटर को ऐड करते होते हैं, ठीक है, पहले हम स्टीम को ऐड कर रहे थे, अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द हीट ऑफ मैग्मा। तो अगर हम वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर जब पाइपिंग के अंदर जाएगा, जमीन के नीचे जाएगा, तो वाटर जो होगा वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द हीट ऑफ द मैग्मा। तो इस स्टीम के जरिए हम क्या करते हैं, जो होता है विस्कोसिटी को डिक्रीज करते हैं ऑयल की, और जो ऑयल होता है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। लेकिन अब बात करते हैं कि हमने स्टार्ट में जो डिस्कस किया था कि जो टर्शियरी रिकवरी होती है ये टोटली थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली नहीं हम इसको परफॉर्म करते। अब इस बात पे आता है इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। वाई इट हमें पता है कि टर्शियरी रिकवरी के अंदर हम स्टीम को यूज करते होते हैं ऑयल की एक्सट्रैक्शन वगैरह करवाने के लिए। तो इसके लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, स्टीम को बनाने के लिए, और उस स्टीम को फिर हम यूज करेंगे टर्शियरी रिकवरी के अंदर। मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम एज कंपेयर टू आउटपुट एनर्जी फ्रॉम द ऑयल। अब कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है हम हमेशा उसमें देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए और हमारी जो प्रोडक्ट हो वो वायबल हो, प्यूरिफाइड हो, और वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो। अगर हमारी इनपुट एनर्जी कम ज़्यादा लग रही है और आउटपुट एनर्जी हमें कम अचीव हो रही है तो वो जो सा प्रोसेस होगा वो हमारे लिए वायबल नहीं होगा, बल्कि वो हमें क्या करेगा, एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा प्रोसेस नहीं यूज़ किया जाता। हमेशा बेनिफिशियल प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारे पास जो इनपुट एनर्जी हो वो कम हो और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है, जो आउटपुट मिल रही हो वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि स्टीम बनाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। हमें अगर आउटपुट कम मिल रही है और इनपुट हमारी जो सी एनर्जी है वो ज़्यादा लग रही है स्टीम को बनाने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है, इसलिए हम जो टर्शियरी रिकवरी होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ये हमें एक्सपेंसिव पड़ती है। अब हमें पता है कि जो पेट्रोलियम वगैरह की एक्सट्रैक्शन होती है वो 28 टू 30,000 फीट पे होती है। तो इस पे करवाने के लिए अब हमें स्टीम बनानी पड़ेगी। स्टीम को जनरेट करने के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टीम की प्रोडक्शन होती है। अब उस स्टीम को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्यों नहीं यूज़ करते कि वाई इज एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नॉट यूज एज अ प्राइमरी सोर्स। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए पहले हम स्टीम बनाते हैं और उससे फिर हम ऑयल वगैरह की एक्सट्रैक्शन करते हैं और हम एनर्जी को ऑब्टेन करते होते हैं। तो ये बहुत एक अजीब स्ट्रेंज बात है कि हम एक एनर्जी को यूज़ करके दूसरी एनर्जी को एक एनर्जी को कंज्यूम करके दूसरी एनर्जी को सेव कर रहे हैं। तो क्यों ना हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हम एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको हम प्राइमरी सोर्स के तौर पे क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इस प्रोसेस को भी प्रॉब्लम होती है स्टीम वगैरह को बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जैसे-जैसे अर्थ के नीचे जाते हैं तो मैग्मा की हीट की वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम स्टीम के लिए पाइपिंग यूज़ करते हैं, और जो पाइपिंग का मटेरियल होता है वो ऐसा होना चाहिए जो कि मैग्मा की हीट को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। और ये इस तरह का जौन सा मटेरियल डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है और ईज़िली अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अब इस पाइपिंग मटेरियल के अंदर हम आयरन या स्टील को नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि मैग्मा की हीट की वजह से आयरन और स्टील भी मेल्ट हो जाते हैं। तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि मैग्मा की हीट को रेजिस्ट कर सके और मेल्ट ना हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड है जी अर्थ और मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता है जो सन होता है, सन के अंदर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते होते हैं, उसको हम फ्यूजन रिएक्शंस कहते होते हैं। तो हमारी अर्थ के अंदर हमें पता है कि मैग्मा प्रेजेंट होता है कोर ऑफ अर्थ के अंदर। तो मैग्मा की वजह से भी बहुत सारे रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं और अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर ज़मीन के नीचे हीट नहीं होगी तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगा और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं प्रोड्यूस होगा और अर्थ भी एग्जिस्ट और लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जब सन के जरिए जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं उनको प्रिवेंट करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड नो लाइफ एग्जिस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं जो ड्रिलिंग होती है, रिजल्ट इन मैग्मा कमिंग टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वाटर एडेड एंड हीट फ्रॉम मैग्मा कम्स, स्टीम इज कन्वर्टेड एंड विस्कोसिटी डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस एंड द ऑयल मूव्स अपवर्ड। अब हम ड्रिलिंग करते होते हैं तो उसके जरिए ये भी चांस होता है कि मैग्मा जोन सा वो भी सर्फेस ऑफ अर्थ से बाहर निकल आए। तो हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते होते हैं, जो हीट में होती है मैग्मा की उसको हम स्टीम के अंदर कन्वर्ट करते हैं जिससे विस्कोसिटी डिक्रीज होती है और प्रेशर इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारे पास जो ऑयल होता है वो ऊपर की तरफ मूवमेंट शो करता है, अपवर्ड आता है और हम उसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये 3 तरीके थे जिसके ज़रिए हम ऑयल को क्या कर सकते थे, रिकवर कर सकते थे। आगे हम बात करते हैं कि अब हमने जब ऑयल को निकाल लेते होते हैं तो ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब इसको हम एज़ इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। हमने क्या करना होता है, इसको एक्सपेंसिव बनाने के लिए इसको डिफरेंट रिफाइनरीज़ के अंदर लेके जाना होता है। तो रिफाइनरीज़ के अंदर कौन सा सेपरेटर्स हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं वेल स्ट्रीम सेपरेटर्स।
ये जो सा सेपरेटर्स होते हैं ऑयल के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। वेल स्ट्रीम सेपरेटर्स आर यूज्ड इन ऑयल वेल टू मेक क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव। क्रूड ऑयल को अब एक्सपेंसिव बनाने के लिए, उसको वायबल, उसको यूजेबल बनाने के लिए हम वेल स्ट्रीम सेपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अब वेल स्ट्रीम सेपरेटर्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं हॉरिजॉन्टल और कुछ होते हैं वर्टिकल। दोनों के हम प्रोसीजर को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल को। ये हमारा इनलेट पॉइंट होता है जहाँ से हम ये ऑयल को ऐड करते होते हैं। तो आगे क्या होता है कि जो ऑयल और वाटर होता है इसकी क्या हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है। हमें पता है ऑयल और वाटर एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं, ठीक है। और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं इनके मिक्सचर, क्रूड ऑयल के मिक्सचर के अंदर के, जो वाटर के अंदर भी डिजोल्व होते हैं और ऑयल के अंदर भी डिजोल्व होते हैं। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो इमल्शंस बनाते होते हैं, ठीक है। तो ये जो से सेंटर में लाइन ये लगी हुई है ये इमल्शन की लाइन है, और ऑयल ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऑयल अपवर्ड है और जो वाटर है वो नीचे है। तो इस तरह से हम इनकी क्या कर लेते हैं, सेपरेशन। यहाँ से नीचे से हमने वाटर का आउटलेट बनाया, यहाँ से हम वाटर को निकाल लेंगे और यहाँ से हम ऑयल को सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हम अपने जो क्रूड ऑयल होगा उसको हम एक्सपेंसिव कर लेंगे और फर्दर फिर हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वेल स्ट्रीम सेपरेटर उसमें भी सेम प्रोसीजर होता है कि ये नीचे वाटर है, ठीक है, और ये ऊपर ऑयल है, और ये जो से सेंटर में लाइन है ये क्या है, इमल्शन। इमल्शन में मैंने बताया कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर के अंदर भी डिजोल्व होते हैं और ऑयल के अंदर भी डिजोल्व होते हैं। तो यहाँ से हम ऑयल की एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, ऑयल को सेपरेट कर लेते हैं और नीचे से हम वाटर को निकाल देते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं। कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती हैं और वाटर के साथ ही हम उनको रिमूव कर देते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मूवेबल वेल स्ट्रीम सेपरेटर। व्हेन क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज इज प्रेजेंट। अब जब हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, सैंड, स्टोन्स वगैरह, ठीक है। तो वो जो वाटर के अंदर कुछ सोल्यूबल होती हैं, तो वाटर के अंदर सोल्यूबल होकर हम उसको ज़्यादा से सेपरेट कर लेते होते हैं, और जो ऑयल होता है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करता है और उसको हम ऑयल आउटलेट से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इमल्शन है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होता है वाटर में भी और ऑयल में भी, उनको हम कहते होते हैं इमल्शन। अब अगर हम साइज की बात करें तो जो वेल स्ट्रीम सेपरेटर होता है वो 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होती है उसकी कैपेसिटी ऑयल टैंकर से। जो ऑयल टैंकर्स होता है जिसके जरिए हम ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते होते हैं एक जगह से दूसरी, उसकी कैपेसिटी होती है 50,000 लीटर, ठीक है। ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो ऑयल टैंकर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है 50,000 लीटर। जबकि जो वेल स्ट्रीम सेपरेटर होता है, एक वेल स्ट्रीम सेपरेटर की कैपेसिटी होती है 2 लाख लीटर्स टू 2.5 लाख लीटर्स, ठीक है। 2 लाख से 2.5 लाख लीटर तक हम एक वक्त में जो क्रूड ऑयल होता है उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें, द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इंक्रीजेज एज इट इज मोर प्योरीफाइड। हम जो क्रूड ऑयल होगा उसको जितना ज़्यादा प्योरीफाई करेंगे उसकी जो प्राइस होगी वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो फर्दर जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती होती है, जो रिफाइनरीज होती हैं वो ऑयल को क्या करती हैं, प्योरीफाई करती हैं। ऑयल जितना ज़्यादा प्योरीफाई होगा उसका वो प्राइस जो होगी वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके इसको डिफरेंट फ्रैक्शंस में इसको सेपरेट किया जाता है, जिस तरह पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लाइट डीजल हो गया, जेट फ्यूल वगैरह हो गया, इसमें इसकी सेपरेशन की जाती है और फिर इसको यूज़ किया जाता है। दिस इज टुडे दिस लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।